पैंथर्स पार्टी ने मांग की है कि रियासत में 13 जुलाई की जगह 26 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया जाए। इस मांग को लेकर पैंथर्स पार्टी ने आज जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी नेता हर्षदेव सिंह ने कहा कि इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाना राष्ट्रवादी लोगों का अपमान है, साथ ही साथ ये देश की 130 करोड़ जनता की भावनाओं से भी खिलवाड़ है। 13 जुलाई की जगह 26 अक्टूबर को अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर पैंथर्स पार्टी ने आज जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि 13 जुलाई को काले दिन के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन 1931 को मारे गए लोगों ने महाराजा के खिलाफ विद्रोह किया था और वह राष्ट्र विरोधी लोग थे। साथ ही उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर को विलय दिवस पर रियासत में अवकाश घोषित होना चाहिए। भाजपा पर निशाना साधते हुए हर्षदेव सिंह ने कहा कि जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तब भाजपा ये मानती थी कि 13 जुलाई एक काला दिन है, लेकिन अब जब भाजपा रियासत की सत्ता में है तो ये दिन भाजपा के लिए कैसे शहीदी दिवस हो गया, इसका भाजपा को जम्मू के साथ साथ देश की जनता को भी जवाब देना होगा। कैमरामैन सुनील के साथ यश शर्मा, गुलिस्तान न्यूज़, जम्मू। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से भर्ती किए गए टीचरों ने आज अपनी मांगों को लेकर जम्मू में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी तथा प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से रिक्रूट किए गए टीचर्स ने आज फिर जम्मू में प्रदर्शन व नारेबाजी अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया। सरकार के SRO 202 की मुखालफत कर रहे इन टीचर्स ने आरोप लगाया कि सरकार टीचर्स तबके के साथ भेदभाव कर रही है और यही वजह है कि उन्हें उनका पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। दूर दराज के इलाकों में तैनाती होने के बावजूद उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है, जिससे वो कई दिक्कतें झेलने को मजबूर हो रहे हैं। इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे टीचरों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार SRO 2 के तहत उनके साथ भेदभाव कर रही है, जिसके कारण उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। उन्होंने कहा कि टीचर दूर दराज इलाकों में बड़ी ईमानदारी तथा कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी निभा रहे हैं और उसके बावजूद उन्हें हक से महरूम किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ गुरमीत सिंह संधू, जम्मू। पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए सरकार ने एक बार फिर इस मुल्क की जमकर फजीहत की है। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान की बौखलाहट अब खुलकर सामने आ रही है और जल्द ही उसकी इन हरकतों की वजह से उसे आतंकी देश घोषित कर दिया जाएगा। जम्मू में आज पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने किया कि पाकिस्तान की बौखलाहट अब खुलकर सामने आ रही है, लेकिन उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी ये हरकतें भारत जैसे मुल्क का हौसला कम नहीं कर पाएंगी। पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए सरकार ने फिर एक बार साफ किया है कि वो दिन अब दूर नहीं जब पाकिस्तान को आतंकी मुल्क घोषित कर दिया जाएगा। जम्मू में आज पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की बौखलाहट अब खुलकर सामने आ रही है और उसे ये समझ लेना चाहिए कि उसके नापाक मंसूबे भारत जैसे देश का मनोबल नहीं गिरा पाएंगे। पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों से भारत को आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से पेश आने का हौसला मिल रहा है और खुद टुकड़ों में बटे इस देश की आवाम अब भी उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई है। डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से भारत को आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से पेश आने का हौसला मिला है और उस पाकिस्तान को भी अब ये समझ लेना चाहिए कि टुकड़ों में बंटे इस देश की आवाम भी उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई है। कैमरामैन सुनील के साथ राहुल साहनी, गुलिस्तान न्यूज़, जम्मू। पाक फायरिंग से प्रभावित नौशहरा में राहत शिविरों में रह रहे सीमावर्ती इलाके के लोगों ने सरकार से उन्हें विस्थापितों का दर्जा देने के साथ साथ कश्मीरी विस्थापितों की तर्ज पर रिलीफ देने की मांग की है। इन लोगों का कहना है कि 1947 से लेकर अब तक वो कई बार उजड़ चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बार बार पलायन करने के बाद इन लोगों का कहना है कि उनके बच्चों का भविष्य भी अंधकार में डूब चुका है। नौशहरा में राहत शिविरों में रह रहे पाक फायरिंग से पीड़ित सीमावर्ती इलाकों के लोगों ने सरकार से उन्हें विस्थापितों का दर्जा देने और कश्मीरी विस्थापितों की तर्ज पर रिलीफ देने की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक 1947 से वह बार बार उजड़ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है।
ऐसे में उनके बच्चों का भविष्य भी अंधकार में डूब गया है। आपको बता दें कि कैंप में रह रहे इन लोगों का घरेलू और सामाजिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। विशेषकर इन लोगों के विवाह शादी समारोह बुरी तरह से बाधित हो रहे हैं। सीमावर्ती इलाके के इन लोगों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया तो वो घाटी के लोगों की तरह विरोध करने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं प्रशासन का कहना है कि पाक फायरिंग के पीड़ितों को सरकार की ओर से राशन आदि सुविधाएं दी जा रही हैं और उन्होंने नगद राहत के लिए सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है, लेकिन अभी तक इस पर सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं स्थानीय प्रशासन का कहना है कि राहत शिविर में रह रहे पाक फायरिंग के पीड़ितों को राशन के साथ साथ अन्य तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नगद राहत राशि के लिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया गया। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ अश्विनी चंदेल, गुलिस्तान न्यूज़, जम्मू। 13 जुलाई साल 2017 मार्टिस डे और मार्टिस डे के हवाले से रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार ने आज शहदाओं को याद किया, जबकि आज इस तकरीब में खुद रियासत जम्मू कश्मीर की जो चीफ मिनिस्टर है महबूबा मुफ्ती खुद शामिल रहीं। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर को डर और खौफ के माहौल से बाहर निकालने की जरूरत पर बल दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुट्ठी भर कुछ लोगों ने रियासत के अमन और चैन को बंधक बना रखा हुआ है, जिनके खात्मे के लिए सभी को एकजुट होकर अपना सहयोग देना होगा। श्रीनगर में आज 86वें मार्टियर्स डे पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि जिस तरह से अलग अलग नजरिया रखने वालों ने भी अमरनाथ श्रद्धालुओं पर हमले की निंदा की है, उससे साफ हो गया है कि कश्मीरियत अभी भी जिंदा है। इसी सबक के साथ ये याद रखते हुए हमें देश विरोधी ताकतों को करारा जवाब देना होगा, ताकि एक खुशहाल जम्मू कश्मीर का निर्माण हो सके, और यही इन शहीदों को भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मार्टिस डे के हवाले से रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती तकरीब में शामिल रही, जबकि मार्टिस को आज के दिन बखूबी याद किया गया और उन्हें फूल भी चढ़ाए गए। और इसके साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर के बाकी दीगर पॉलिटिक्स या फिर दूसरे पार्टी वर्कर्स भी इस तकरीब में शामिल रहे, जहां पर यौम शहदाओं को लेकर आज के दिन के हवाले से याद किया, उनकी कुर्बानियों को लेकर याद किया गया। फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर हम बात करें तो जो कि हुर्रियत पसंदीदा जो कायदीन है उनकी तरफ से जो जनरल स्ट्राइक की कॉल आई थी, जिसमें बताया गया था कि आज के दिन के हवाले से मुकम्मल हड़ताल होगी, और उसके साथ साथ उनका यह मानना था कि आज वो एक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे यौम शहदाओं की, और वहां पर कुछ नारेबाजी भी होगी। मगर दीगर मामलात को लेकर रियासत जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट की गई थी, जबकि जितने भी हुर्रियत पसंदीद कायदीन थे उन्हें घरों में ही रहना पड़ा और उन्हें बाहर जाने का कोई भी मौका नहीं मिला। इसके साथ साथ शहर को लेकर अगर हम बात करें तो वैली के साथ जो शहरी खास के इलाके जो कि 5 पुलिस स्टेशन के हवाले से कर्फ्यू लागू किया गया था, ताकि किसी भी गड़बड़ का सामना लोगों को ना देखना पड़े, और उसके साथ साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। वैली को लेकर बात करें तो आज के दिन के हवाले से जितने भी कारोबारी इदारे हैं वो बंद पड़े हुए हैं। ट्रैफिक की जो नकल हमल है वो बहुत कम दिखाई दे रही है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, रिपोर्टर लाइव, श्रीनगर, कश्मीर। पिछले दिनों अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, जिसके बाद अब अमरनाथ यात्रियों के हत्यारों को जहन्नुम पहुंचाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं इस हमले की सभी लोगों ने और राजनीतिक पार्टियों ने कड़ी निंदा की है। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों के हत्यारों को जहन्नुम पहुंचाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सेना और सुरक्षा बलों की ओर से साउथ कश्मीर में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 250 जवान 50 किलोमीटर के दायरे में फैले जंगलों का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं। अमरनाथ यात्रियों पर हमले का मास्टरमाइंड अबू इस्माइल और उसके 2 साथी मुजम्मिल मंजूर और आजाद मलिक इन्हीं जंगलों में छिपे बताए जा रहे हैं। इस स्पेशल ऑपरेशन में आधुनिक टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जा रहा है। ये केंद्र की ओर से सेना और सुरक्षा बलों को आतंकियों के खात्मे के लिए खुली छूट दिए जाने का ही नतीजा है कि पिछले कुछ दिनों में आतंकी संगठनों के कमांडरों सहित उसके साथी भी मार गिराए गए हैं।
उधर सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मुलाकात कर उन्हें इस ऑपरेशन की जानकारी दी है। वहीं बता दें कि साउथ कश्मीर में सेना बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रियों पर हमले का मास्टरमाइंड जंगल में छुपा हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। वहीं लगातार आतंकी हमले के बाद भी अमरनाथ यात्रा जारी है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, गुलिस्तान न्यूज। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा को स्वच्छ रखने के लिए और उसके आसपास कूड़ा कचरा ना हो, इसको लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी ने आज गंगा नदी और उसके आसपास होने वाले प्रदूषण को लेकर सख्ती बरतते हुए हरिद्वार से उन्नाव के बीच आने वाला गंगा नदी के पास 100 मीटर का क्षेत्र नो डेवलपमेंट जोन के तौर पर घोषित कर दिया है। साथ ही गंदगी फैलाने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाने का निर्देश दिया गया है। प्राधिकरण ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा नदी के तट से 500 मीटर की दूरी तक किसी तरह का कचरा नहीं होने दिया जाना चाहिए और गंगा नदी के किनारे कचरा फैलाने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाए। एनजीटी ने अपने आदेश में हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा के 100 मीटर जोन पर नो डेवलपमेंट जोन बनाने का घोषित किया है। एनजीटी ने अपने आदेश में गंगा पर कूड़ा फेंकने या गंगा नदी को दूषित करने पर 50,000 जुर्माने का भी प्रावधान किया है। कैमरामैन ऋषभ के साथ भुवन शर्मा, गुलिस्तान न्यूज। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की वजह से असम में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और इससे 15 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं, जो सरकारी शिविरों में रहकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। असम में बाढ़ से हालात बहुत खराब बने हुए हैं। राज्य के 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और राज्य में अब तक 44 लोगों की जान जा चुकी है और ये संख्या आगे बढ़ सकती है। करीब 17.2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं बाढ़ का असर इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी पड़ रहा है। बता दें कि गैंडों के लिए मशहूर कांजीरंगा नेशनल पार्क आधा डूब चुका है। पार्क के जानवरों को भी बाढ़ से बचाने की कोशिश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने केंद्र की ओर से हर संभव मदद का वादा किया है। उधर राज्य में बाढ़ के हालात का जायजा लेने पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जैसे ही बाढ़ खत्म होगा उसके बाद से एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद उसी आधार पर जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा ताकि उनकी ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। अब देखना है कि राज्य सरकार कितना जल्दी बाढ़ को लेकर जो मुआवजा देने की बात कर रही है वो पीड़ितों तक पहुंचाती है और उसके बाद जो पीड़ित हैं इस पैसे से अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाते हैं। खालिद हसन, गुलिस्तान न्यूज़, दिल्ली। अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के बाद से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था, जिसको लेकर आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए पूरे गांधी परिवार पर सवाल उठाया है। गौरतलब है कि अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर के माध्यम से पीएम मोदी पर निशाना साधा था, जिसके जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने ओछी राजनीति का सबूत दिया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष ओछी राजनीति कर रहे हैं। जब पूरा देश आतंक की समस्या को लेकर गंभीर है, ऐसे में राहुल को राजनीति सूझ रही है। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि जब सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एक गंभीर लड़ाई लड़ रहा है, तो राहुल गांधी का ये सब कहना अपनी छुट्टी से लौटने के बाद इस बात का संकेत है कि वो राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़ा था, जिसके बाद से वह समय समय पर राहुल गांधी के खिलाफ और गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आती हैं। कैमरामैन ऋषभ के साथ निशांत राय, गुलिस्तान न्यूज़, दिल्ली। बॉलीवुड में यदि किसी फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आता है तो फर्स्ट लुक का इम्पैक्ट उस फिल्म पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में फिल्म काला कांडी का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है, जिसमें सैफ अली खान एक डिफरेंट किरदार में नजर आ रहे हैं।
सैफ अली खान का एक नया लुक सामने आया है। सिर पर दर्जनों चोटियां बनाए ब्राइट कलर की फर जैकेट और अजीब सा मेकअप। बता दें सैफ अली खान का ये कोई नया फोटोशूट नहीं बल्कि ये सैफ की अगली फिल्म कालाकांटी का फर्स्ट लुक है। सैफ का ये लुक देखकर फैन सैफ की इस फिल्म को लेकर उत्साहित हो गए हैं। आपको बता दूं कि फिल्म कालाकांटी में मेन लीड में सैफ अली खान नजर आने वाले हैं, जिसके सर पे एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 चोटियां बंधी हुई है। इस लुक में सैफ अली खान बहुत ही ज्यादा अलग नजर आ रहे हैं। इसमें सैफ अली खान ने एक ब्राइट कलर का जैकेट भी पहना है। सैफ का ये मजेदार लुक उनकी रियल लाइफ इमेज और बाकी फिल्मों में उनके किरदारों से बिल्कुल हटकर नजर आ रहा है। फिल्म कालाकांटी में सैफ का क्या किरदार रहेगा, इस बात से पर्दा नहीं उठाया गया है। ब्लैक कॉमेडी पर बेस्ड इस फिल्म को डेब्यू डायरेक्टर अक्षत वर्मा डायरेक्ट करने जा रहे हैं। ये फिल्म इस साल 8 सितंबर को रिलीज होगी। आपको बता दूं कि अभी फिल्म से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है, पर ये जरूर सामने आ चुका है कि इसमें सैफ अली खान के ही इर्द गिर्द ये फिल्म घूमेगी और इस फिल्म में सैफ का एक अलग अवतार होगा, जिसको लेकर फैंस के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी बन गई है। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ मैं पूजा, गुलिस्तान न्यूज दिल्ली। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनातनी की खबरों के बीच अब अमेरिका ने एक दावा किया। अमेरिका ने यह दावा किया है कि भारत इस वक्त अपने परमाणु हथियारों को अपग्रेड करने में लगा हुआ है और उसकी कोशिश है कि वो चीन के हर कोने में अपने परमाणु मिसाइल दाग सके। अमेरिका के 2 शीर्ष परमाणु विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को लगातार आधुनिक बनाता जा रहा है और परंपरागत रूप से पाकिस्तान को ध्यान में रखकर परमाणु नीति बनाने वाले इस देश का ध्यान अब चीन की तरफ ज्यादा है। अमेरिका के 2 शीर्ष परमाणु विशेषज्ञों ने यह दावा किया है कि भारत इन दिनों चीन को अपने कब्जे और जद में लेने की कोशिश में जुटा हुआ है ताकि चीन पर वो दबाव बना सके, क्योंकि चीन लगातार भारत पर किसी न किसी तरीके से दबाव बनाए रखा हुआ है। डिजिटल जर्नल आफ्टर मिडनाइट के जुलाई और अगस्त अंक में प्रकाशित एक आलेख में दावा भी किया गया है कि भारत अब एक ऐसी मिसाइल विकसित करने जा रहा है जिससे दक्षिण भारतीय बेसों से भी पूरे चीन पर निशाना साधा जा सके। इन दोनों परमाणु विशेषज्ञों का ये दावा एक आकलन के रूप में सामने आया है और डिजिटल जर्नल आफ्टर मिडनाइट में ये छपा है। इस दावे में कितनी सच्चाई है इस बात से भारत इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन इस दावे के बाद से चीन पर जरूर भारत की तरफ से एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाएगा। कैमरामैन ऋषभ के साथ गुलिस्तान न्यूज के लिए पंकज पांडे, दिल्ली। पनामा पेपर लीक मामले में पाकिस्तान के सबसे बड़े परिवार नवाज परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम को दोषी पाया गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की व्यक्तिगत जिंदगी के साथ उनकी सत्ता के लिए भी संयुक्त जांच दल की रिपोर्ट एक चिंताजनक खबर लेकर आई है, जिसमें उनकी सत्ता की उत्तराधिकारी कही जाने वाली उनकी बेटी मरियम शरीफ को पनामा पेपर्स में आरोपी पाया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मरियम ने परिवार की विदेशी संपत्ति और कंपनी के बारे में जानकारी छिपाई थी। बता दें, शरीफ के सत्ता से चले जाने से पाकिस्तान तो नुकसान झेलेगा ही, साथ ही भारत की सुरक्षा भी प्रभावित होगी। पनामा पेपर्स मामले की जांच कर रही 6 सदस्यीय संयुक्त जांच दल ने सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई अपनी रिपोर्ट में फर्जीवाड़े के लिए मरियम को आरोपी बनाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम को पनामा पेपर लीक में नाम सामने आने के बाद से ही उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी और अब जबकि उनको दोषी पाया गया है तो ऐसे में नवाज सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं और विपक्षी भी नवाज परिवार पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। नई दिल्ली से गुलिस्तान न्यूज के लिए हैदर हुसैनी। चारे घोटाले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। लालू की तरफ से जयप्रकाश यादव और मोहम्मद जुनैल की गवाही हुई। चारा घोटाले के मामले की सुनवाई को लेकर आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सीबीआई की विशेष कोर्ट में विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में पेश हुए। चारा घोटाले में लालू की मुश्किल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चारा घोटाले में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लालू को रांची में 2 दिन और रुकना पड़ा। बता दें कि चारा घोटाले के 4 मामलों की सुनवाई शुक्रवार और शनिवार को भी होगी और इसीलिए लालू को रांची में 2 दिन और रुकना होगा। लालू के अधिवक्ता प्रभात ने बताया कि मामले में कल भी गवाही होगी। लालू के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि आज 2 केस में डिफेंस की गवाही लालू प्रसाद की ओर से दी गई।
गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव पर दिन शिकंजा कसता जा रहा है। चारे घोटाले के अलावा रेल मंत्री रहते हुए भी सीबीआई उन फाइलों को खंगालने में जुटी है जिन फाइलों से सीधा सरोकार लालू प्रसाद यादव का रहा है। कैमरा पर्सन ऋषभ दत्त के साथ प्रणय शर्मा, गुलिस्तान न्यूज। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की एनकाउंटर के बाद अब सीबीआई जांच की मांग की गई, लेकिन सीबीआई जांच की मांग दूसरे दिन हिंसा पकड़ गई। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच को लेकर आज दूसरे दिन भी प्रदेश में बवाल मचा रहा। प्रदेश के 2 जिलों नागौर और चूरू में हालत काबू से बाहर होते जा रहे हैं। बता दें, कल रात पुलिस और राजपूत समाज के लोगों के बीच कई जगहों पर संघर्ष हुआ। दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई। पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में हरियाणा के रोहतक निवासी लालचंद की मौत हो गई। वो वाहन का ड्राइवर था। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 35 लोग घायल हुए थे। इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों में 25 पुलिसकर्मी और 10 राजपूत समाज के लोग हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से हिंसा हुई है उसमें कई लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हो गए, लेकिन कुल मिलाकर अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी मांग की गई और हिंसा सामने आई, उससे सरकार किस ओर अब फैसला करेगी, ये देखना होगा अभी कि आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में होता है। फिलहाल गुलिस्तान न्यूज के लिए तुषार शर्मा की रिपोर्ट। बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद एआईएडीएमके की प्रमुख वीके शशिकला इस वक्त ऐशोआराम की जिंदगी काट रही हैं। जी हां, इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जेल में उनके खाने पीने के लिए एक स्पेशल किचन बनवाया गया है। बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में बंद एआईएडीएमके प्रमुख वीके शशिकला को वहां स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके खाने के लिए जेल में एक स्पेशल किचन तक बनाया गया है और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को 2 करोड़ रुपए दिए हैं। शशिकला को विशेष सुविधा दिए जाने के मामले में डीजी सत्यनारायण राव ने घूस की बात को नकारते हुए कहा कि हम केवल कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। मैं किसी भी प्रकार की जांच के लिए तैयार हूं। बता दें, ये खुलासा जेल की वरिष्ठ अधिकारी डी रूपा ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि इन सभी सुविधाओं के लिए उन्होंने अधिकारियों को 2 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन अगर वहां के डीजी की बात की जाए तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन कर रही हैं। वो हर तरीके की जांच के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ पराग गुप्ता, गुलिस्तान न्यूज, दिल्ली।